अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी सेहत के ईद स्पेशल शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरी जानिब से और जी सेहत की पूरी टीम की जानिब से तमाम अहले इस्लाम और जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, पाकिस्तानी मुकीम हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हुकूमत की जानिब से ईद की तवील छुट्टियां दे दी गई हैं और हमने भी इन छुट्टियों को स्पेशल बनाने के लिए आज आए हैं सूबाई वज़ीर सैयद सरदार अली शाह के घर, जिन्होंने सिंध में टूरिज़म के हवाले से और ख़ास करके अगर हम बात करें सकाफ़त के हवाले से कई काम भी किए हैं। इस हवाले से उनसे बात भी करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि जब वो छोटे थे तो अपनी ईद किस तरह गुजारते थे। निजी मामलात में भी हम बात करेंगे, तो आइए प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम। सबसे पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी हो और सारे देखने वाले नाज़रीन को भी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आप अपनी ईद किस तरह मनाते हैं, घर वालों को कितना टाइम देते हैं, और अगर हम बात करें कोविड के हालात की तो समाजी फासलों को भी बरकरार रखने का कहा गया है इस ईद में। हाँ, डेफिनेटली ये गुज़श्ता साल से लेकर और मैं समझता हूँ एक अजीब ये सिचुएशन हुई है कि हमारी जो भी ईदें गुजरी हैं लास्ट ईयर की और इस साल की, वो भी कोविड की नज़र हो जाएंगी। तो ईद एक सेलिब्रेशन है, अपनों से मिलने की, गेट टुगेदर करने की एक बड़ी ज़बरदस्त ओकेजन है। उस पर जिनसे वैसे मुलाकातें नहीं होती हैं, ईद पे वो मिल जाते हैं। ईद पे वो मिल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिनसे मुलाकातें नहीं होती हैं उनसे हम मिल जाते हैं, और गिले शिकवों को सरदार साहब भुलाकर मिला जाता है इस ईद। क्यों ऐसा ही है? खुशी के मौके पे गिले शिकवे वैसे भी नहीं करनी चाहिए, और गिले शिकवे करने के ज़िंदगी के और भी मौके हैं, और खुशी बहानों से मिलती है। खुशी कोई नेचर में नहीं है, आपको हंसने के लिए, खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वरना मिलता नहीं है। रोना फितरत है, हंसना फितरत नहीं है जी। और वैसे भी खुशी के जो लम्हात हैं वो बहुत कम मिलते हैं इस ज़िंदगी में, बिल्कुल ऐसा ही है सरदार साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम मिलते हैं। और मैं समझता हूँ कि ईद हम बचपन से लेके हम जो बच्चा होता है वो ईद को ज़्यादा सेलिब्रेट करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सरदार साहब, ये भी बताइएगा कि जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अमूमन हम देखते हैं ईद की नमाज़ के बाद जो है वो घर में एक एहतमाम किया जाता है, और फिर ईद उल फितर पे ये भी कहा जाता है कि ये मीठी ईद है और अगर इसमें मीठा ना हो तो ये ईद अधूरी है। तो आपके घर में क्या बनता है और आपको क्या पसंद है? वो तो हमारे घर में एक ट्रेडिशन है, बचपन से लेके सैयाँ तो बनती हैं, सेवैयाँ। तो सेवैयाँ जो है वो एक ट्रेडिशन है। दूसरे भी मीठे मीठे बहुत से बनते हैं। किसी ज़माने में देहात में तारी बनती थी। तारी कहते हैं गुड़ से जो चावल बनता है। गुड़ से जो चावल बनता है। गरीब लोग थे, वो क्या करते वहाँ पे, तो उनके पास चावल होते थे, गुड़ अपना होता था, वो मिला के उसको मीठा बना के वो उनका अपना डेजर्ट था, तो वो अपनों के साथ और सबके साथ शेयर करते थे। तो मैं तो बचपन से मैं देहाती बंदा हूँ। मेरी तो जो तालीम से लेके उठना बैठना, मेरी एजुकेशन सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की है। मैं किसी भी कोई किंडरगार्टन, कोई हाई फाई स्कूल्स में नहीं पढ़ा हूँ, ग्रामर स्कूल्स में। मैं वहीं से पढ़ा हूँ, वहीं से निकला हूँ। तो देहात का जो एक रोमांस है ईद का, मैं समझता हूँ वो शहरों से ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे खुले मैदान है, लोग एक आते हैं और तकरीबन ये होता है 4, 5, 8 गाँव मिलके एक जगह पे ईद पढ़ते हैं वो। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो एक दूसरे के साथ मिलना, गले मिलना, गेट टुगेदर, फिर वहाँ पे गपशप भी होती है उनकी, और अपने दुख सुख भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो नेचुरली मैंने तो ईद को इसी तरह ही बचपन से देखा है। और डेफिनेटली जो बचपन की जो ईद है वो इंसान कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि बिल्कुल वही बात है सरदार साहब। जब हम बात करते हैं बच्चों की, तो ईद असल मायनों में बच्चों की ही होती है, क्योंकि जब वक्त के साथ साथ हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें कई स्ट्रगल्स करनी पड़ती है और ये बचपना कहीं खो सा जाता है, ये खुशियाँ कहीं खो सी जाती हैं। तो आप हमें ये बताइएगा कि जब आप छोटे थे तो आप अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते थे और ईदी जमा करने पर आपको कितनी खुशी मिलती थी? हालांकि मैं बड़ा था, ये जो हमारे पास मुहावरा है कहने का कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इंसान बड़ा नहीं होता है, उम्र घटती है, छोटा होता जाता है। बिल्कुल सही कहा। जब छोटा होता है तब जीने के लिए बहुत बड़ा आपके पास लॉन्ग वे टू गो, आपके पास एक पूरा सफ़र होता है जीने के लिए, एक बड़ी दुनिया पड़ी होती है। इंसान बड़ा होता है, छोटा हो जाता है, क्योंकि वो करीब है, नियर टू डेथ चला जाता है। तो मेरी ईद वही गाँव में जी, और बच्चों के साथ खेलना कूदना,
और हमारे पास अगर ईदें आती थी, जब हमारे पास सावन होता है 2-4 महीने, सावन के जब घूम के ईद उस टाइम पे आती थी, क्योंकि वो जो ल्यूनर कैलेंडर है वो तो घूमता रहता है, इस्लामिक कैलेंडर जो है जी बिल्कुल, तो वो होती थी तो बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्पी होती थी, हरियाली होती थी हर तरफ। मैं थर का बंदा हूँ, थर का बाशिंदा हूँ, क्योंकि मेरा गाँव जो है वो बिल्कुल राजस्थान के गेटवे पे है। बिल्कुल। तो ईद के दिन पे माई ढाई एक बड़ी फोक सिंगर है, अभी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पे भी आई है, आतिफ असलम के साथ उसने कोक स्टूडियो में ट्वीट किए हैं। 80 साल की बूढ़ी है, वो मारवाड़ी और राजस्थानी सॉन्ग सुनाती थी। अच्छा। तो ढोल बजता था, वो ईद के दिन पे ढोल पे बैठ के वो हमारे घर में गाती थी। अच्छा। तो हम छोटे थे तो तब से ही वो कन्वर्स हुए हैं कि मौसीकी का, और ये ईद के फेस्टिवल्स में ही होता था। ईद के फेस्टिवल में वो बैठ के सहरे गाती थी, गीत गाती थी राजस्थानी, बड़े ज़बरदस्त किस्म की, खड़ी नीम के नीचे होता है किली, बहुत से ऐसे आइटम्स। और जाते थे मामू के पास, चाचा के पास, दूसरे उनसे ईदी लेने के लिए कि वो खर्ची जमा करते थे जी, कि ये आगे चल के काम आएगी, कि वो ही होती थी हमारा डिपॉजिट जो होता था जी, वो कैश डिपॉजिट। फिर एक डब्बा छोटा सा रख के उसमें वो डाल दी जाती थी, ईदी डाल दी जाती थी और ईदी लेने की होती थी, ईदी लेने की होती थी। अच्छा, ईदी जमा करने का एक अपना ही शौक है और ईदी जब मिलती है तो उसका भी एक अलग ही मज़ा आता है। अच्छा, एक ट्रेडिशन है सरदार साहब, ये आप मुझे बताइएगा। मैं काफ़ी टाइम से ये सोचती हूँ कि हमारे यहाँ पे हम जब देखते थे कि ईद का त्यौहार आता था तो हाथ चूमने की रिवायत होती थी कि आपके जो बड़े हैं आप उनका हाथ चूमते हैं और ईद मुबारक कहते हैं, और इसी में आपको ईदी भी मिल जाती थी। लेकिन अब ये रिवायत सरदार साहब कहीं खो कर रह गई है। बहुत सी रिवायतें चली गई हैं, ये रिवायत भी चली गई है। ये बच्चे की एक तरबियत होती थी कि बड़ों का एहतराम किस तरह किया जाता है, उसको ऑनर किया जाता है विथ लव। इफ़ ही इज़ गिविंग समथिंग टू यू, इन द रिटर्न आप उसको एक एहतराम और प्यार का रवैया आप देते हो बड़ों से, और उनसे शफकत मिलती थी बड़ों से, और बच्चों से एहतराम मिलता था। तो ये एक लर्निंग थी, मैं समझता हूँ। अब ख़त्म, बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, रिवायात ख़त्म हो गई हैं, अच्छी सी रिवायात ख़त्म हो गई हैं, फरसूदा रिवायतें चल रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा आपने। अब वो जो अपने अपने दौर की, हर बंदा कहेगा, आज के बच्चे हैं उनसे पूछ लो, कल वो हमारी एज में आएंगे, बड़े होंगे, वो कहेंगे ईद तो हमारी थी, आपकी क्या ईद है, ईद तो हमारी थी। तो हर दौर का एक अपना फ्यूजन होता है, हर दौर का एक अपना जादू है, उसका अपना हुस्न है। अच्छा, उस टाइम पे जब आप छोटे थे तो आप कितनी ईदी जमा कर लिया करते थे और अब आपको कितनी ईदी देनी पड़ती है? उस वक्त तो हमारे वक्त में तो 5 रुपए अगर खर्ची मिलती थी तो बहुत होती थी। 5 रुपए भी बहुत होते थे, उसकी भी अपनी एक वैल्यू होती थी। आज हमारे बच्चे 5,000 नहीं लेते, बिल्कुल वो कहते हैं ये भी बहुत छोटी सी ईदी दे रहे हो, 5,000 कोई ईदी होती है क्या? तो वो 5 रुपए हमारे लिए बड़े होते थे। तो उस टाइम पे आपको 5-10 रुपए मैक्सिमम, कहाँ तक आपकी रेंज जाती थी ईदी की? मैक्सिमम ईदी जो थी वो 50 रुपए मामू देते थे मेरे। अच्छा। जो पॉलिटिशियन भी थे, मिनिस्टर भी थे, अली मदान शाह, उसकी डेथ हो गई 1 साल पहले। वो 50 रुपए देते थे, 50 रुपए बहुत बड़े थे उस वक्त। और मैं समझता हूँ उस वक्त आपको एक 4 आने में 8 आने में आपको पेप्सी मिलती थी, हाँ, खाने पीने की सारी चीजें, ये सारी चीजें मिलती थी। 1 रुपया बहुत होता था, 1 रुपये में इतनी सी कैंडीज आती थी जो हम खा लेते थे। जो हम गांव में एक छोटा सा दुकान था जिसको हम हट कहते थे, वहाँ पे हम जाके उनसे लेते थे 1 रुपये की टॉफ़ीज़, तो पूरा हम 5 दिन खाते रहते थे। तो वो 50 रुपये बहुत बड़े भी लगते थे, और उसका एक अपना मज़ा होता था खर्च करने का। और ईद की सुबह अपने आप में ही एक खुशी होती है कि हमने सुबह उठना है, नमाज पे जाना है, नए कपड़े पहने, और आज हमने ईदी मिलने वाली है। और सरदार साहब आपका तो आप बिल्कुल बता रहे हैं, अपना मैं बताऊं तो जब मैं छोटी थी तो मेरे माइंड में यही होता था कि आज मुझे ईदी मिलेगी, और इसी वजह से मैं जल्दी भी उठ जाती थी, मैं रेडी भी हो जाती थी, और सबको जाके हाथ चूमना है कि जी आज तो ईदी मिलने वाली है। ऐसे ही होता है। ऐसे ही, और क्योंकि वो एक ओकेजन 2 ही आते हैं ना, जो बड़ी ईद, छोटी 2 ईदें होती है, तो उसी ईद पे हमें मिलती है, कुर्बानी वाली ईद पे और ईद उल फितर पे। तो इन दोनों का इंतजार रहता है और बड़ी खुशी होती थी। ये बैक टू बैक आती है, बैक टू बैक आती है। 2 महीने 10 दिन के बाद वो ईद आ जाती है। तो डेफिनेटली ये एक साल में जमा पूंजी करने का और अपना डिपॉजिट करने का एक टाइम होता था, तो पूरा साल उसका इंतजार रहता था ईद कब आती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी होता था कि हम देखते थे पहले के लोगों में कि चांद रात से ही मिठाइयों की दुकानों पे जो है वो रश लग जाती थी, और चांद रात को ही हम अपने अपनों के घर, अपने प्यारों के घर जो हमसे बड़े हैं
उनको केक लेके जाना या मिठाई लेके उनके घर जाना, उनको ईद की मुबारकबाद देना, ये सिलसिला चांद रात और पहली ईद से ही शुरू हो जाता है। लेकिन अब सरदार साहब जहाँ सोशल मीडिया अपने अरूज पे है, जहाँ व्हाट्सएप आ गया है, तो सिर्फ एक मैसेज पे हम अपने बड़ों को, अपने प्यारों को एक सिंपल मैसेज करके कह देते हैं ईद मुबारक। क्या कहेंगे इस पे? मैं समझता हूँ कि इस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में वो रिश्ते कमज़ोर पड़ने की सबसे वजह मवासलात का फास्ट होना है, कम्युनिकेशन का फास्ट होना है, इंतज़ार डेवलप करती है चीज़ों को। कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं ये हमारे लिए आसानी है, लेकिन अब तो शादियों के कार्ड आते हैं, हमें व्हाट्सएप कर देते हैं कि भाई फलां शादी है। पहले तो खुद जाते थे, कार्ड छपवाते थे, कार्ड डिज़ाइन होते थे, फिर उसको दिया जाता था कार्ड जी। आजकल आपके वो सारे शादी हाल बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे कार्ड चला गया, ईमेल पे कार्ड्स तो जा रहे हैं। मुझे एक बड़ा करीबी मेरा दोस्त था, मैं मज़ेदार आपको वाक़या सुनाऊं। जी। तो उसने क्या किया कि मुझे व्हाट्सएप पे कार्ड भेज दिया। मैंने 5000 के नोट का पिक्चर निकाल के उसको भेज दिया। तो मैंने कहा जिस तरह मुझे दावत मिल रही है इसी तरह मैं आपको रिटर्न करना हूँ जो मुझे आके देना था। तो दिस हैपेंस के अब इस तरह वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन ये रिवायत, ये जो आज आपने हमारे प्रोग्राम में बताई है और जो नाज़रीन सुन रहे होंगे, अगर उन्होंने भी ये रिवायत जो है अडॉप्ट कर ली सरदार साहब, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो लोग ईमेल पे, व्हाट्सएप पे शादी के कार्ड दे रहे हैं वो देना बंद कर देंगे। अब तो वर्चुअल शादियाँ होने लगी हैं, तो वर्चुअल इन्विटेशंस आ रही हैं, तो नेचुरली मैं समझता हूँ कि वो एक उसका अपना एक मज़ा है कि वो को बुलाने का। ज़्यादा उनको ना बुलाए, आप कम लोगों को बुलाए जो करीबी है, उनको ऑनर करें। एक टेलीफोन कॉल कर दें, उसके घर चले जाएं, चाय का कप पी लें आप, तो वो आपके पास आते हुए खुशी खुशी से आएगा, खुशी से आते हैं। और यही तो लम्हात होते हैं सरदार साहब, यही तो लम्हात होते हैं कि हम अपने प्यारों के घर जाते हैं। एग्जैक्टली तो वो रिश्ते इसलिए अब कमज़ोर पड़ गए हैं, वो अब अफेक्शन नहीं रहा ताल्लुकात में, रिश्तों में, दोस्तियों में, अजीज़ व अकारब में। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं हमें अपनों से दूर कर दिया है। सरदार शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और साथ ही रैपिड फायर राउंड भी खेलेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सैयद सरदार अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे कि हमने कहा था कि ब्रेक में जाने से पहले हम इनके साथ खेलेंगे रैपिड फायर राउंड। तो सरदार साहब फिर आगाज़ करें रैपिड फायर राउंड का। जी सरदार साहब, तो 3 ख़वातीन हैं और वो बहुत मुश्किल में हैं, लेकिन आप सिर्फ किसी एक को बचा सकते हैं। किसे बचाएंगे? शैला रज़ा, शेरी रहमान या नाज बलोच? शैला रज़ा। शैला रज़ा को बचाएंगे। जेंडर चेंज करते हैं। 3 दोस्त आपके बहुत मुश्किल में हैं, मुर्तज़ा वहाब, राजा परवेज़, खुर्शी शाह। मुर्तज़ा वहाब। अगर आप मिनिस्टर ना होते तो क्या होते? अ लॉयर, अ डॉक्टर या अ शेफ़? शेफ़। अच्छा, आप खाना बनाना जानते हैं? मैं खुद बोर्ची भी हूँ। अच्छा, आई एम अ शेफ़ माई सेल्फ। तो क्या बनाना आप ज़्यादा पसंद करते हैं? बहुत सी चीज़ें, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, अरबिक, इंडियन, पाकिस्तानी, व्हाटएवर। तो इसका ये आपने इंटरनेशनली कहीं कोर्स किया है या आपको खुद ब खुद? मेरे वालिद साहब बड़े ज़बरदस्त बावर्ची थे और शौक से पकाते थे। बहुत सी रेसिपी सिंध के बहुत बड़े नामवर जो बावर्ची थे उसके शागिर्द थे। अच्छा। और हम तीनों भाई उनके शागिर्द हैं। मुझे बचपन से पकाने का और बैचलर लाइफ यूनिवर्सिटी के ज़माने से लेके आज भी घर पे मेरे जितने भी बावर्ची हैं मैंने खुद उसको ट्रेन किया है। अच्छा। मैं आज भी खुद कुकिंग करता हूँ और मैं जो रोज़ा है तो ठीक है, नहीं भी है रोज़ा तो मैं भी पका के उनको इफ्तार करवाता हूँ सबको। अच्छा, आप ही उनको पका के इफ्तार करवाते हैं? अभी मैंने परसों उनको काठियावाड़ी छोले बनाने सिखाए हैं कि वो कैसे बनते हैं। मुरादाबादी बिरयानी मैंने उनको सिखाई है कि वो कैसे बनती है। तो फिर सरदार साहब आप हमें भी अपने हाथ से ज़रूर कुछ बना के मुझे पता खिलवाइएगा। होता तो मैं डेफिनेटली कुक फॉर यू। अच्छा जी, फिर से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तानी एक्टर यू लाइक मोस्ट? वहीद मुराद, मोहम्मद अली या फवाद खान? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। अच्छा, फवाद खान के हवाले से आप क्या कहेंगे कि अब क्योंकि फ़िल्में जो हैं वो पुरानी ज़माने की ही अच्छी थी और अब जो है फ़िल्में इतनी ख़ास नहीं बन रही हैं? नहीं, फिल्में आज भी अच्छी बनती हैं मगर अदाकारी जो है वो उस पर आपको रोल में ढालना पड़ता है खुद को, वो उसमें आपको लुक नेचुरल मिले। ठीक है। कुछ अदाकार जो होते हैं ना, मोहम्मद अली डेफिनेटली ह्यूमन सोसाइटी एट लार्ज वो कभी गलत वो नहीं लेजेंड होती थे। वो लेजेंड है। तो इसलिए मैं कहता हूँ एज ए एक्टर आपने पूछा, जी बिल्कुल, देन आई वुड प्रेफर कि मोहम्मद अली साहब बड़े अदाकार थे। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्में वैसे आप देखना पसंद करते हैं या जो अभी नई मूवी रिलीज हुई है? बहुत कम, टाइम नहीं मिलता। चलें,
ठीक है। अच्छा, आने वाले वक्तों में अगर किसी पार्टी के वज़ीर आज़म को कबूल करना पड़े तो वो कौन हो सकता है? सिराजुल हक, मुस्तफ़ा कमाल या फवाद चौधरी? फवाद चौधरी। सीरियसली फवाद चौधरी साहब? क्योंकि वो उसका कमाल ये है, आपने ऑप्शन 3 दिए, उसमें फवाद जी। इज़ द बेस्ट। फवाद का कमाल ये है कि फवाद ने रोयत हिलाल कमेटी का जो एक पुराना स्कूल ऑफ थॉट था उसको चेंज कर दिया और साइंटिफिक बेसिस पे ले आए कि बिल्कुल ईद ठीक का है। चांद जो है वो देखा जब पता चल सकता है। जी। साइंस इतनी स्ट्रांग हो चुकी है। अगर वो बिल्कुल कहेगा कि ये कोई कहे कि यहूदियों का और ईसाइयों का और अंग्रेज़ों का ये साइंस है कमाल, नहीं नहीं नहीं, ये पहले फल्कियात का इल्म खुद मुसलमानों ने और अरबों ने बनाया था। बिल्कुल ठीक है। इसलिए उस बंदे के ने कमाल किया है। मैं समझता हूँ कि वो उसका माइंड जो है वो साइंटिफिक है और ही इज़ फार बेटर देन दोज टू। ओके। अच्छा सरदार साहब, क्योंकि आपने खुद बता दिया कि आप शेफ़ भी हैं, लेकिन अगर आपसे हम ये सवाल करें कि आपको बहुत भूख लग रही है और जल्दी से कुछ बनाना है तो आप क्या बनाना पसंद करेंगे, क्या खाना पसंद करेंगे अपने हाथ का? फ्राई ऑमलेट, सैंडविच या निहारी? ऑमलेट। ऑमलेट आप अच्छा बना लेते हैं? मैं बाकी 2 चीज़ें मैं अच्छी बना लेता हूँ, मगर जल्दी से बनाना है तो जल्दी फिर से ऑमलेट। बनाना है और भूख भी लग रही है और मेरे हाथ से अच्छा भी बनेगा तो I'm यार dying, if I'm dying in hunger and I would rather go and pick an egg and then cut it into the piece and then I ऑमलेट तो आप बना लेते हैं सरदार साहब। अब हम जाते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब से और सेगमेंट का नाम है कभी हाँ कभी ना, और आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी लव मैरिज थी, येस या नो? no अच्छा, आपकी लव मैरिज नहीं थी। शादी के बाद किसी पे दिल आया? no नहीं। 2023 के चीफ मिनिस्टर सैयद सरदार अली शाह हैं? no नहीं। बचपन में अम्मा अब्बा के अलावा किसी और से डर लगा? yes यस। बताना पसंद करेंगे? my uncle जो मेरे मामू अच्छा। थे बड़े, अच्छा, जो आपको ईदी भी देते थे शायद? जो ईदी सबसे ज़्यादा देते थे और सबसे ज़्यादा डरते भी उससे थे। अच्छा, ये बिल्कुल एक अपनायत वाली बात है कि जब हम अपने बड़ों से डरते हैं, वो बेसिकली सरदार साहब डरना तो होता ही होता है, लेकिन वो उनकी इज्जत भी होती है। Definitely. हम उनसे प्यार भी बहुत करते हैं और इन रिटर्न हम देखते हैं कि वो भी हमें बहुत चाहते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। पिटाई का डर नहीं होता, जो वो प्यार देते हैं उसके कहीं खोने का जो डर होता है ना, कहीं वो 50 रुपए की ईदी न चली जाए और उसका जो केयर है वो न चला जाए। इस चीज़ का भी डर इंसान होता है। पॉजिटिव होता है, इंसान बेसिकली पॉजिटिव है। जी बिल्कुल ठीक है। इंसान, बहुत से लोग आप जाए मस्जिद के बाहर खड़े होकर उनसे पूछे आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, कोई कहेगा कि मुझे जन्नत में 70 हूरें चाहिए, या कहेगा कि मुझे दोज़ख के अजाब से बचना है। फियर एंड ग्रीड, लालच या खौफ, 2 एलिमेंट्स हैं जिससे इंसानी समाज निकल नहीं सका आज तक। जी नाज़रीन, सैयद सरदार अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी वजारतों के हवाले से भी हम सवाल करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और प्रोग्राम हमारा जारी है। सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सरदार साहब, एक तो सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो हमने आपके बारे में सुना भी है, और वो ये कि आपको शेर व शायरी का भी शौक़ है और आप बहुत अच्छे अदीब हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। अच्छा, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ, बिल्कुल सही सुना है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे लिए इस ईद के मौके पे 2 शेर अगर आप कह दें। नींद की नैया पर एक सपना, गीत है उर्दू का। जी। नींद की नैया पर एक सपना, दूर तलक ले जाए मोहे, दूर तलक ले जाए। बूंदों की मैं पायल पहनूं, सावन बनकर नाचूं, सारे भेद भुला दूं, अपने छन छन बनकर नाचूं। अंग अंग जहर भरो कुछ ऐसा, नागिन बनकर नाचूं। जी। जोबन में कोई जोगी आकर, ऐसी बीन बजाए मोहे, दूर क्या तलक बात ले है। जाए सैया, दूर तलक ले जाए। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इस तरीके इसको बयान किया है। मुझे ये बताइएगा कि आपको शेर व शायरी का शौक़ कब से हुआ? मेरे ख्याल में मैंने लिखना स्टार्ट किया है 92-93 में। अच्छा। और जब मैं इंटरमीडिएट मैंने पास किया था, तो उसके बाद बस लिखने की शुरुआत हुई। और पढ़ने का तो शौक़ था पहले ही, शाह लतीफ़ को और क्लासिकल पोइट्स में बचपन में पढ़ चुका था। अच्छा। जा
बुल्ला शाह को और इन सब को मैं क्लास 5-6 के बाद मैंने पढ़ने शुरू किया। मेरे दादा थे, 100 ईयर्स की एज में वफ़ात हुई, उसने मुझे इस तरफ वो लाए कि आप जाके इन क्लासिकल पोइट्स को पढ़ें, सूफ़ी शायरों को पढ़ा। बाद में मैंने लिखना शुरू किया, मैंने कॉलम्स लिखे बहुत सी अखबारों में। मैं पहले कॉलमिस्ट और शायर ही था, मेरी वही पहचान है। बिल्कुल, वज़ारत कोई पहचान नहीं होती है जी। तो वो आनी जानी चीज़ है, आज होगी कल नहीं होगी। तो इससे शगफ रहा लिखने पढ़ने ये से। आपकी एक हॉबी था, आपका हाँ, शौक वो था। आज तक चलता आ रहा है। अभी भी हम 2 दिन अभी अब बैठे हुए हैं, कोरोना की वजह से बाहर निकलते नहीं है, तो घर में हम म्यूज़िक कंपोजिशंस कर रहे हैं शायरी की। अच्छा, हाँ, एक उस्ताद है बाजे वाला, वो बैठा हुआ है, उसको बिठाया हुआ है और उस पर कंपोजिशन करता हूँ मैं। जितना टाइम मिलता है हम पोइट्री की और उनकी डिफरेंट गीत बना रहे हैं और सॉन्ग्स जी। बना रहे हैं जो ईद के बाद रिलीज करेंगे। अच्छा सरदार साहब, शेर व शायरी के हवाले से तो हमने बात की, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल आप हमें ये भी बताइएगा कि वैसे तो आप एक मिनिस्टर हैं, लेकिन घर में वजारत कौन संभालता है? घर में डेफिनेटली होम मिनिस्टर तो बीवी होती है जी और सबसे बड़ी मिनिस्ट्री होम की होती है, जी। तो डेफिनेटली उसका वजीर तो वही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप फैमिली में वक्त नहीं दे सके तो जी होम मिनिस्टर साहिबा जो हैं वो नाराज़ हो गई, आपसे अक्सर शिकायत करती हैं? अक्सर होता है, यही सबसे बड़ा एलिमेंट है टाइम न देने का। अच्छा, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि फैमिली मेरी होती है हैदराबाद में होती है, गांव में होती है, जी। बच्चों के पढ़ने की वजह से और वालदा की ओल्ड एज होने की वजह से वो वहीं रहते हैं। तो अक्सर ये रहता है कि टाइम नहीं दे पाता, बच्चों को नहीं देता। तो फिर शेर व शायरी के ज़रिए मनाया भी जाता होगा? बीवियाँ कभी शायरी से बांधती हैं क्या? ये पॉसिबल नहीं है। कोशिश तो आपने की दुनिया में होगी। मुझे आप एक शायर बताए जिसने अपनी शायरी से अपनी बीवी को राजी कर लिया हो, एक भी मिसाल नहीं है। उनके सामने हमारी ये सारी चीजें नहीं चलती। कोशिश तो आपने की होगी, लेकिन वो मानी नहीं होंगी। बीवियां मानती हैं शॉपिंग से, बीवियां नहीं मानती शायरी से। शायरी और शॉपिंग में आप थोड़ी तफरीक कर ले। तो फिर शॉपिंग करवा दी जाती है? हाँ, शॉपिंग करने से खुश हो जाती है। चले जी, ये भी एक अच्छा आइडिया है, और ये आइडिया जो है सरदार साहब ये आप भी बता रहे हैं और हम भी काफ़ी टाइम से ये मैरिड लोगों के मुंह से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि जी आप शॉपिंग करवा दें तो जी बीवियां जो है वो खुश हो जाती हैं। और क्योंकि अब ईद का सीज़न भी चल रहा है, लेकिन बाज़ारें जो हैं वो बंद हैं, तो अब जो लेडीज़ हैं वो ख़वातीन शॉपिंग के लिए कैसे बाहर निकलेंगी, कैसे जाएंगी, क्योंकि एक सर्टन टाइम दिया हुआ है। सरदार साहब, कोविड के हवाले से भी आप बताइएगा कि ये जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, ये जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं बाज़ारों की, तो क्या ये दुरुस्त फैसला किया गया हो है? सकता है मर्दों ने मिलकर ये मुतालबा किया हो खुफिया हाँ हुकूमत से कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जाए, स्पेशली ईद से 6 दिन पहले। जी, और हो सकता है कि हम कंप्लीट हो सकता है इसके पीछे कंस्पायरेसी जो है ना वो सारे मर्दों की जी, और हो सकती है। खास तौर पे शोरों की हो। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कामयाब होती हुई भी नज़र आ रही है। आई थिंक सो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा सरदार साहब, हम बात करेंगे आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से भी। हमने देखा कि कोविड में सयाहत को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सिंध में इस हवाले से क्या काम किया जा रहा है? टूरिज़्म को आप कहाँ देखते हैं सिंध में? सिंध में बहुत बड़ा पोटेंशियल है टूरिज्म का, इको टूरिज्म से लेके आर्कियोलॉजिकल टूरिज्म से लेके हमारे रिलीजियस टूरिज्म तक। जी और हमने बहुत रिजॉर्ट्स बनाए हैं सिंध में नए, और हमने उसको डिजिटाइज किया है। हमने उसको ऑनलाइन बुकिंग पे हम लेके आए हैं। हमारे नगर पार्कर का पाकिस्तान का आखिरी कोना है, जी बिल्कुल, वहाँ ठीक पे है। भी हमला रूपरो रिजॉर्ट बना हुआ है, वहाँ पे भी आप बुकिंग ऑनलाइन अमेरिका से बैठ के करवा सकते हैं, क्योंकि अच्छा। हमारा वो लिंक किया हुआ है जो booking.com और इंटरनेशनल जितनी भी बुकिंग की वेबसाइट से जी उनसे लिंक्ड है। तो हमने तकरीबन सिंध में जितनी भी पोटेंशियल साइट्स हैं जी वहाँ पे हमने टूरिस्ट रिजॉर्ट्स इस्टेब्लिश कर लिए हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। अब टूरिज्म का कोविड की वजह से बहुत बड़ा यकीनन नुकसान हुआ जी, है। बिल्कुल। पाकिस्तान में टूरिज्म इंडस्ट्री जीडीपी को कोई 2.7% कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म इंडस्ट्री की। जी हमने जितने रिजॉर्ट बनाए उसकी ओपनिंग हुई तो कोविड स्टार्ट हो गया, जी। तो इसकी हम प्रॉपरली ओपनिंग नहीं कर सके। लोगों को पता कि इनको किसी को होगा किसी को नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसकी तशहीर नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। जितनी होनी चाहिए थी। तो टूरिज्म इस वक्त भी, मैं आपको बताऊं, कल भी मोहनजोदड़ो पे पुलिस जो है वो डेलीगेट आया था वहाँ पे, और आए दिन तकरीबन डेली बेसिस पे फॉरेन टूरिज्म अभी यहाँ पे फॉरेनर्स आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जी। लॉकडाउन है। जी बिल्कुल, ठीक है। वो अगर वैक्सीनेटेड हैं तो वहाँ से वो ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तान आते हैं, और उनका इंटरेस्ट कराची में रहना नहीं है, उनका इंटरेस्ट है या वो कोट डीजी फोर्ट पे चले जाएं, जी बिल्कुल, वो ठीक है। मोहनजोदड़ो जाएं, वो डेजर्ट थर घूमें, जहाँ पे हिस्ट्री है। जहाँ पे हिस्ट्री है, जहाँ पे नेचुरल सीन है, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। जी तो किंजर लेक पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो वहाँ पर सिंध में हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और इसको हम हमने पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई है, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाई हुई है, जी। मगर लॉन्च करेंगे
इस कोविड वाले सीन कोविड के की बात। बाद। अच्छा, ये भी एक बात है सरदार साहब कि हमें इसकी मार्केटिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम बैरून मुल्क में बताएं कि सिंध में कितनी कदीम चीज़ें हैं, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ टर्की के हवाले से, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया और आज यही वजह है कि जो टर्की है वो टूरिज़्म का हब बन चुका है। देखिए, वो प्रायोरिटीज़ हुकूमतें तय करती हैं कि किस सेक्टर को वो प्रायोरिटाइज करें। जी अब पाकिस्तान बनने के बाद टूरिज़्म और आर्कियोलॉजी दोनों, जो आसार कदीमा का आपका और कल्चर का और सकाफत का, ये तीनों नज़रअंदाज किए हुए थे शोबे। इनको इम्पोर्टेंस मिली नहीं क्योंकि ये फेडरल सब्जेक्ट थे पहले। फिर कल्चर प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना, मगर दोनों टूरिज़्म और हेरिटेज आर्कियोलॉजी ये फेडरल सब्जेक्ट रहा 2010 तक, जब 18 अमेंडमेंट आई। ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट का कभी इंटरेस्ट नहीं रहा कि वो तो प्रोविंसेस में आपके और राब्ते सूबों हुए में। थे फेडरल गवर्नमेंट से? फेडरल गवर्नमेंट में अभी खान साहब ने अनाउंस किया है कि टूरिज्म को मैंने उस पर फोकस किया हुआ है। अमली एक काम नहीं हुआ, एक Initially ईंट वो भी, यही कह रहे थे। एक ईंट भी सिंध में उन्होंने नहीं लगाई है, एक ईंट भी। मेरा खान साहब से हमारा हुआ है मीटिंग्स में, मैंने कहा कि आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जी। हैं, ये सिंध जो सूबा है ये भी पाकिस्तान के नक्शे में मौजूद है। इस पे अगर फेडरल गवर्नमेंट 2 रुपए खर्च करेगी या हमें सपोर्ट करेगी तो बिल्कुल ठीक है। डेफिनेटली यहाँ टूरिज्म तब बढ़ सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वरना खाली बातें करना, जैसे रिवायत है खान साहब की, वो बातें करके ही हर मामले पे एक वर्बेटम है, एक ब्रैगिंग एंड बास्टिंग जो होती है ना, बड़ी डाड़े मारना, वो है, अमली जी काम नहीं करता। सरदार साहब, टूरिज़्म के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही कराची की जो कदीम इमारतें हैं उस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हमारी एक हिस्ट्री है कराची की। जब हम देखते थे कि अंग्रेज़ जो हैं वो कराची में रहते थे तो उनकी हाथ की बनाई हुई भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उस पर कुछ खासा ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या कहेंगे इस पर? वसाइल की कमी, मैं बारहा कहता रहा हूँ कि हमारे पास सिंध में कोई 3500 के करीब हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, जिसमें 2200 तो फ़कत कराची में है जो डिक्लेयर्ड हेरिटेज है। जी। अब वो 2200 एक बिल्डिंग है, आप जाएं सदर में, आप ज़ैबुनिसा स्ट्रीट पे जाएं या बर्न्स रोड पे जाएं, एक कदीम इमारत है, उसको रिस्टोर करने के लिए इतना पैसा चाहिए जितना आप नई इमारत के लिए खर्च करते हो। जी बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे बर्मा टीक लगा हुआ है वहाँ पे आप उसको दयार से आप रिप्लेस नहीं कर सकते, बिल्कुल। क्योंकि सबसे महंगा तरीन दुनिया में काम जो है वो हेरिटेज रिस्टोरेशन का होता है। तो इसके लिए कोई मखसूस अभी बजट हम तो कर रहे हैं, हमने बिल्कुल फोकस भी किया है। अभी काफ़ी चीज़ें जो पुराने चर्चेस थे हम उनको कराची में रिस्टोर कर रहे हैं। हमने अभी बिल्डिंग्स का पूरा प्लान बनाया हुआ है, उसको करेंगे। कराची प्रेस क्लब जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पैसों से EFT वालों ने रिस्टोर किया है। ऐसी बहुत सी जो हम रिस्टोर करने की तरफ जा रहे हैं। उसमें एक लॉ का मसला भी है। अब प्राइवेट ओनर है, ज़्यादातर बिल्डिंग्स जो हैं वो प्राइवेट ओनर्स की हैं, उनके जो मालिकान हैं वो उनकी ज़ाती मिल्कियत है। अब लॉ में ये है कि अगर वो अलो नहीं करते तो उसको हाथ नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक है। अब मसला ये है कि सारे वो चाहते हैं कि इसको डिमोलिश करके हम प्लाजा खड़ी करें वहाँ पे, बिल्कुल इसलिए कोई परमिट नहीं लेकिन जो करता कि हम प्लाजा है उसको वो तो एक टच करें। रौनक खत्म कर देता है। डेफिनेटली हम तो इस पे जा रहे हैं कि अभी लॉ को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए हम लॉ में ये डाल रहे हैं कि चाहे मालकान की इजाज़त हो या ना हो, जैसे पूरे यूरोप में और इंग्लैंड, अमेरिका, पूरे जो डेवलप्ड कंट्रीज में ये है कि अगर मालिकान जो है, जो मालिक के मकान है, अगर वो नहीं चाहता फिर भी वो उसको डिमोलिश नहीं कर सकता। हम उसको जाकर रिस्टोर करेंगे। वो अंदर से जो चाहे मॉडर्न एयर कंडीशन वगैरह लगा ले। लंदन में आप जाएंगे, बाहर से आपको 500 साल पुरानी इमारत मिलेगी, अंदर आप जाएंगे तो पूरी मॉडर्न फैसिलिटीज आपको वहाँ पे मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है। तो इसी पैटर्न पे हम हेरिटेज पे कर रहे हैं। हमारे लॉज में भी बड़ी लेकुनाज हैं जी, वो भी अपडेटेड नहीं है। तो डेफिनेटली इस पे हम काम कर रहे हैं कि कराची का जो हेरिटेज है बड़ा खूबसूरत है। कराची किसी पार्टीशन से पहले तो बहुत खूबसूरत हुआ करता था। अरुसल बलाद कहलाता था जी, कि रोशनियों का शहर। जिस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी मगर कराची में थी, कराची में ट्राम चलती थी जी। तो कराची हमारा अपना है। अब कराची के लिए कराची की साफ सुथराई हम देखते थे, कराची की सड़कें हम देखते थे, और उस जमाने में बाहर से लोग कराची में रहने आते थे। डेफिनेटली गोरे थे 70s तक। उसके बाद स्टेट पॉलिसीज रियासत में, फिर दहशतगर्दी, क्लशनकोफ कल्चर, सारा जनरल ज़िया की जो दैन थी इस मुल्क में, उसके बाद ये पूरा हमारे पास टूरिज्म चला गया, फॉरेनर्स चले गए। हेरिटेज और तारीख के साथ मोहब्बत करने वाली जो एक रविश थी। लेकिन आप जो हैं वो मिनिस्टर हैं टूरिज्म के, तब आपकी कोशिश होगी कि आस्ते आस्ते टूरिज्म को वापस लाया जाए, स्पेशली अंदरूनी। हम लाए हैं। मैं आपको बताता हूँ, टूरिज्म की हमारे जितने भी रिजॉर्ट्स हैं वो सारे इनकम दे रहे हैं। हमारी STDC, सिंध टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो खुद इनकम जनरेट कर रही है। हम फकत हुकूमत के ग्रांट पे और बलबूते पे नहीं चल रहे जी। वो एक कॉर्पोरेशन के तौर पे काम कर रही है। अभी किंजर आपका रिजॉर्ट है तो किंजर रिजॉर्ट सालाना आपको 2-2.5-3 करोड़ रुपए की इनकम दे रहा है।
ठीक है। आपका संबारा अगर लड़का नाम है तो वो भी इनकम दे रहा है, हमने उनको अपने पाँव पे खड़ा किया है, सेल्फ सफिशिएंट किया है जी। हमने इस पूरा एक्सटेंसिवली इस पे किया है। कभी आप डिटेल प्रोग्राम रखेंगे तो मैं बैठ के आपके साथ पूरा डिटेल से हम डिस्कस कर जी सकते हैं। सरदार साहब, हेरिटेज के ऊपर एक तवील प्रोग्राम भी हमारा हो सकता है। आपने वक्त निकाला ईद के प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।